बिंदु की जरूरत पड़ती है जिसके सापेक्ष हम बता सकें कि वो वस्तु की गति इतनी है और इस डायरेक्शन में है। बिना निर्देश तंत्र लिए हम नहीं बता पाएंगे। निर्देश बिंदु स्थापित करना होगा जिस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है, उस बिंदु को हम निर्देश बिंदु कहते हैं। इसीलिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मूल बिंदु निर्देश बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस एक्स अक्ष को और ये वाई अक्ष मानते हैं। इसी बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का हम निर्देशांक 0 0 मान लेते हैं कि यहां से अगर इधर गति है तो प्लस एक्स दिशा में, और इधर गति है तो माइनस एक्स दिशा में, और ऊपर गति है तो प्लस वाई दिशा में, और नीचे गति है तो माइनस वाई। बिना निर्देश बिंदु के तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा निर्देश बिंदु। दूसरा टॉपिक होगा गति अवस्था तथा विरामावस्था विरामावस्था। तीसरा टॉपिक होगा गति के प्रकार होगा कि कोई वस्तु कितने तरह की गति करती है। तो इसमें आएगा रेखीय गति, और दूसरा आएगा वृत्तीय गति, घूर्णन गति, और तीसरा आएगा दोलनी गति। और चौथा टॉपिक होगा रेखीय गति। हम इसमें से पढ़ेंगे। ये दोनों गति के लिए अलग अलग लेसन बने हुए हैं, लेकिन यहां पर आपका रेखीय गति पढ़ना है। तो रेखीय गति तीन प्रकार की। एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, और तीसरा त्रिविमीय गति। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसके बाद से अब आप इसका विस्तार शुरू होता है। सबसे पहले हम विस्थापन और दूरी की बात करेंगे। विस्थापन तथा दूरी को स्पष्ट किया जाएगा। इसके बाद से चाल तथा दूरी तथा विस्थापन, पहले दूरी तथा विस्थापन, वही बात है। चाल तथा वेग, इसके बाद से आएगा टॉपिक त्वरण आएगा। यानी कुल मिला करके बात बहुत छोटी है। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। अब इसके बाद से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। समय विस्थापन ग्राफ, समय के साथ हम ग्राफ खींचेंगे सबको लेकर के। समय विस्थापन ग्राफ खींचेंगे, समय वेग ग्राफ खींचेंगे और समय त्वरण ग्राफ खींचेंगे, और उन ग्राफ से हम क्या क्या पता कर सकते हैं इसका पूरा मान निकालेंगे। यही इस अध्याय के अंतर्गत हमको पढ़ना है। अब बात पूरा सुनिए। पहले निर्देश बिंदु, एक एक वर्ड में साफ साफ अपनी भाषा में किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, यानी उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, जैसे आप हैं, आपकी स्थिति इस समय प्रेजेंट टाइम में स्पष्ट करने के लिए आप मान लीजिए आपके मोबाइल पर फोन आया, आप पूछा घर वालों ने कि आप कहाँ हैं,
क्या जवाब देंगे? कोचिंग तो तमाम है। हाँ? नहीं तो आप बताएंगे स्थिति कैसे स्पष्ट होगी कि आप कहां हैं? आप कहेंगे, दो बातें कह सकते हैं। अब उसमें एक निर्देश बिंदु का नाम लेंगे। अब निर्देश बिंदु ऐसा हो कि जिसको सब जानते हो कि ये स्टेशन, बस स्टेशन, बस स्टैंड कहेंगे, स्टेशन नहीं है, बस स्टैंड, वो निर्देश बिंदु हुआ। कहेंगे कि बस स्टैंड से पश्चिम साइड में लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पर हमारी स्थिति है। आपने निर्देश बिंदु का नाम लिया। तो अगर निर्देश बिंदु नहीं कहेंगे तो हम किसी भी वस्तु की स्थिति को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? बोलिए, करेंगे ना? तो यह निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट की जाती है। और निर्देश बिंदु को कौन सा बिंदु मानते हैं? मूल बिंदु मानते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हेडिंग लिखिए, पहले चलते भी रहिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे कि हर चीज आप जान जाएं, कम से कम दिमाग खुल जाए। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र हेडिंग लिखिए, निर्देश तंत्र, तंत्र। लिखिए, किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। जैसे मूल बिंदु को संदर्भ बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु को संदर्भ बिंदु मानते हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है। अब आप जरा देखिए, वैसे तो अक्ष तीन होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और तीनों अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का कटान बिंदु होता है, ऐसे होता है। जरा कलम
ये कलम देना। इसीलिए अक्षों के समुच्चय कहा गया, अक्षों का समुच्चय कहा गया और एक संदर्भ बिंदु कहा गया। देख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये एक्स अक्ष है प्लस एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, तीनों अक्ष परस्पर क्या है? लंबवत है, लंबवत है। और अगर ये ऊपर प्लस है तो ये नीचे माइनस, अगर ये प्लस एक्स अक्ष है तो इधर, और ये प्लस जेड अक्ष है तो अंदर माइनस जेड। अब इस पर कोई बिंदु यहां है, उसको अगर इस तल पर है तो इसमें यहां से देखें, यहां से लंब डाल देंगे और यहां से लंब डाल देंगे। ये प्लस एक दिशा में दूरी देखेंगे जो भुज कहलाएगा, और ये दूरी देखेंगे जो कोट कहलाएगा, और इस बिंदु का निर्देशांक बोल देंगे कि इधर आगे मान लीजिए 3 है, इधर 2 है तो कहेंगे 3 2, तो समझ जाएगा कोई। 3 2 आप बिंदु की स्थिति स्पष्ट कर दिए तो समझ जाएगा कि 3 2 बताए हैं तो वो बिंदु एक समतल में है, और दोनों प्लस बोले हैं तो प्रथम चतुर्थांश में है, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष प्लस एक दिशा में 3 मीटर होगा और वाई अक्ष दिशा में 2 मीटर होगा। वही बिंदु की स्थिति स्पष्ट हो रही है। अब आप यही हवा में बिंदु है, हवा में बिंदु है, ये प्लेन में ना होकर के हवा में आ जाएगा तो उस बिंदु में 3 माप होगा, एक एक्स अक्ष का होगा, एक वाई अक्ष का होगा, एक जेड अक्ष का। एक्स अक्ष का ये हो गया, मान लीजिए यही से उठ गया हवा में 2 मीटर या 5 मीटर उठ गया, तो एक्स पर 3 गया, वाई पर 2 गया और जेड पर कितना गया? 5। तो उस बिंदु का निर्देशांक होगा 2 3 5। समझ में आ रहा है? इसीलिए अक्षों का समुच्चय कहा गया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और तीनों अक्ष परस्पर क्या होंगे? लंबवत होते हैं। तो ये बना लीजिए, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष प्लस एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, और ये प्लस वाई अक्ष, और ये माइनस वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष। अब माइनस जेड हम कैसे खींचे? ब्लैक बोर्ड का छेद करें हैं अंदर? नहीं समझ आ रहा? ऐसे दिखाए ना, है हाई ये लाइन क्या चीज ऐसे है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ये वाई है माइनस वाई अक्ष, ठीक है। ये ऊपर प्लस यहां से, और ये क्या है? मूल बिंदु, मूल बिंदु। हाँ हाँ बना लीजिए, इसी पर तो सारा काम चलना है, बिना किसी रेफरेंस का कोई काम होता नहीं। हाँ क्या? नहीं, 2 होगा। एक्स और वाई समतल पर जो भी गति होती है वो एक्स वाई द्विविमीय गति कहलाती है, एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में। और जो तार पर कीड़े की गति होती है वो केवल एक विमीय गति, चाहे प्लस एक्स दिशा में चाहे माइनस एक्स दिशा में, चाहे प्लस वाई दिशा में चाहे माइनस वाई। और चिड़िया की गति त्रिविमीय होगा, वो जो है इस तल पर भी चल सकता है और हवा में जेड अक्ष में भी उड़ सकता है। समझ में आ गया? ये पढ़ेंगे एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। बोलिए, समझ में आ रहा है ये? अब आप यहां देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहां पर देख सकते हैं, ये धरातल है ना, ये है मान लीजिए एक्स अक्ष नीचे, और ये है वाई अक्ष, और ये है जेड अक्ष।
ये जेड अक्ष है, ठीक है। आप बैठे हैं एक तल में बैठे हैं ना, उस तल का नाम क्या है? एक्स वाई तल, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स वाई तल है। इस तल, ये भी समतल है ना, इस तल का नाम क्या है? वाई जेड तल, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इस पर जो भी निर्देशांक होगा वाई जेड में होगा। इस तल का नाम, ये तो पंखा तो हवा में है, ये तो एक्स वाई जेड तीनों इसके निर्देशांक में आएंगे, इसलिए कि यही मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से उस पंखे का निर्देशांक लिखना होगा तो सीधा इधर देखेंगे, उसके सीध में, वहां से लाइन खींचेंगे उधर, और वहां से दूरी देख लेंगे कि कितना लाइन पर आया हो, वो ये वाई होगा। और यहां से आएंगे सीध में इतना दूरी पर, ये एक्स होगा और वो वाई होगा। अब यहां से जेड अक्ष पर देखेंगे कितना ऊंचा है, वो जेड अक्ष होगा, वो जेड होगा। तो एक्स वाई जेड हवा में है। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ हाँ, ये लंबवत जो है जेड अक्ष है। समझ में आ रहा है ये बात? तो किसी भी बिंदु को, किसी भी वस्तु को स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के समुच्चय की आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है ना? इसीलिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब इस पर हम ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहते, नहीं तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र बताएंगे और बस 60 में लिख सकते हैं। लिख दीजिए, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। इसी में पाया जा, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सेकेंड, अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र उसको कहते हैं जिसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है। यानी जो तंत्र जिस पर माने हैं निर्देश बिंदु, उसकी गति एक समान होनी चाहिए, उसमें त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरण नहीं होना चाहिए उसका। हाँ, वेग परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। वो पृथ्वी हमारा एक निर्देश तंत्र है। पृथ्वी के सापेक्ष किसी की स्थिति आप बताते हैं कि पृथ्वी से ये चीज इतना दूर है, ये चीज ये है, पृथ्वी के सापेक्ष किसी की गति इतना है, पृथ्वी के से न कहते हैं, तो पृथ्वी तो गति कर रही है एक समान। तो एक समान गति वाला ही तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अगर उसमें त्वरण होगा तो निर्देश तंत्र नहीं होगा। तो कहे क्यों? त्वरण तो है, पृथ्वी अगर गति कर रही है तो अभी केंद्र त्वरण काम कर रहा है, बात सही है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में वो सब त्वरण, गति का त्वरण नगण्य के बराबर होता है। इसीलिए पृथ्वी को हम एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में मानते हैं। तो बस इतना ही आप बात लिख दीजिए एक सेंटेंस में, जिस निर्देश तंत्र में, लिख दीजिए, जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम का पालन होता है, जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम, जिस निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन होता है। गति विषयक नियम जानते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। गति विषयक नियम का पालन होता है, उसे
जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जिसमें पालन नहीं होता है, और जिसमें पालन नहीं होता है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जाता है। निर्देश तंत्र उसी को मानेंगे जिसकी गति एक समान हो, तो एक समान होनी चाहिए, त्वरण नहीं होना चाहिए, त्वरित गति नहीं होनी चाहिए, उसी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अब बात करते हैं, ये निर्देश तंत्र की बात हुई कि बिना निर्देश तंत्र के हम किसी के बारे में बता ही नहीं पाए, कितना दूर है, क्या वेग है, क्या चीज है, हम उसी के संदर्भ में बताया करते हैं। जैसे आपकी स्थिति स्पष्ट करनी है, तो जब तक हम सिकंदरपुर बस स्टैंड का नाम नहीं लेंगे, तब तक आपकी हम स्थितियां नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कि आप कहाँ हैं और किधर हैं। एक निर्देश तंत्र का तो नाम लेना पड़ेगा। आप किसी से कुछ पता पूछते हैं कहीं जगह का, तो पहले खोजता है, पहले वो ढूंढता है निर्देश तंत्र को। वो ढूंढता है इसलिए कि वो सब लोग जानते होंगे, हो सकता है कि वो चीज वो जानता है कि ये चीज है। जैसे रेलवे स्टेशन और सारी चीजें हैं जो फेमस है, उससे बताएगा कि इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पर ये जगह है। नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, एक निर्देश तंत्र को बिना बताए हम कैसे किसी की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं? तो हम अपने गणनाओं में मूल बिंदु को क्या मानते हैं? निर्देश बिंदु मानते हैं। वहीं से हम गणना उसी को 0 0 मानकर चलते हैं, उसी को 0 0 मानकर चलते हैं। बोलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। दूसरा टॉपिक है विरामावस्था एवं गति अवस्था। हेडिंग लिख दीजिए, विरामावस्था एवं गति अवस्था, एवं गति अवस्था, विरामावस्था एवं गति अवस्था। आप समझ जाएंगे साफ साफ। देखिए, जिस वस्तु का समय के साथ स्थिति नहीं बदलती है, तो समझिए कि वो विरामावस्था में पड़ा है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और आपका कोई खास स्टेशन पर है या कहीं पर है, स्टेशन पर है, फोन किए कि आप कहाँ हैं, तो कह रहा है कि स्टेशन पर है। आप जो है तो आप फिर 5 मिनट बाद फोन किए तो पूछ रहे कहाँ हैं, तो कह रहा है स्टेशन पर है। फिर 5 मिनट बाद फोन किए तो कहाँ है, तो स्टेशन पर है। तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि वो तो स्थिर पड़ा हुआ है, वो स्थिर अवस्था में है। बार बार फोन कर रहे हैं, कह रहा है कि स्टेशन पर, यानी समय के साथ उसकी स्थिति बदल ही नहीं रही है। तो वो दूरी जो है उसके, जहां पर आप जितनी दूरी पर है उसकी तुलना में वो नगण्य है। जब समय के साथ स्थिति उसकी नहीं बदलती है तो हम समझ जाते हैं कि वो वस्तु किस अवस्था में पड़ी है, विरामावस्था में। अब मान लीजिए वही फोन किए और पूछ रहे कहाँ है, तो स्टेशन पर, और फिर 5 मिनट बाद फोन करें कहाँ है, तो डक बगले पर। तब फिर आप 5 मिनट बाद फोन करें कहाँ है, तो संदवापुर।
है कि वो गति अवस्था में। हाँ, पंखा तो चला देते लेकिन स्थिति हाँ तो चारों चला गया। नहीं, लाइट से चलेगा, ठीक हो जाएगा, बस 1 दिन 2 दिन का कंप्लेन गया है। हाँ, शांत रहिए। तो अब गति अवस्था और विरामावस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? कहे कि जिस वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है, और जिस वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है वह वस्तु गति अवस्था में। साफ साफ है, साफ साफ मामला है। नहीं समझ में आ रहा ये बात? क्लियर है ना? कहीं इसमें डाउट नहीं ना है? तो ये सेंटेंस लिखे, बहुत शार्ट में हर बात स्पष्ट करके लिखाएंगे कि आपको आप बस देखे याद हो गया कि ये चीज तो ये है। लिखिए, हाँ, हेडिंग लिख दिए हैं। हेडिंग वही है, विरामा। लिख दीजिए, जब किसी वस्तु की स्थिति, अच्छा, जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तब वस्तु समय के साथ अपरिवर्तित, यानी समय के साथ बदलती ना हो। अपरिवर्तित नहीं जानते हैं, मतलब परिवर्तित ना हो, बदले ना। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है तब वस्तु विरामावस्था में कहलाती है, विरामावस्था में कहलाती है। ठीक, बोलिए। और जब वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है तब वस्तु गति अवस्था। क्या होना चाहिए बताइए? हाँ, गति अवस्था विरामावस्था में कहलाती है। क्या करूँ? हाँ, वो भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हाँ, वो तो आपके कहने के ऊपर है। आप ऐसे कहिए जिसे दूसरे समझ ले तो ठीक है, आप ही समझे या दूसरा ना समझे तब तो ठीक नहीं है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ समय के साथ बदलती रहती है। लीजिए, बदलती रहती है। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तब वस्तु गति अवस्था में कहलाती है।
हाँ लिख सकते हैं। हिंदी भी कई वर्ड होते हैं कई चीज का मतलब, ठीक ना। वस्तु गति अवस्था में कहलाती। ठीक, ये क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हेडिंग लिख दीजिए गति के प्रकार। विरामावस्था को वही छोड़िए, हम पढ़ रहे हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार, ठीक है। हाँ हेडिंग है गति के प्रकार। देखिए शांत रहिए। 3 प्रकार की गति है। एक रेखीय गति है, एक घूर्णन गति है और एक दोलनी गति है। तीनों गति आप देखें। देखिए अगर आप सीधी रेखा में दौड़ने लगे, चलने लगे तो रेखीय गति है, और ये पंखा जो घूम रहा है वो घूर्णन गति है। अगर ये पेंडुलम की घड़ी जो है, झूले की गति दोलनी गति है। झूले की गति दोलनी गति है, पंखे की गति घूर्णन गति है, और आपकी गति रेखीय गति है। उसमें साइकिल कहेंगे तो साइकिल पहिया और सारा सिस्टम का नाम साइकिल है, और साइकिल में एक अंग है जिसका नाम है पहिया। तो पहिए की गति घूर्णन गति है, लेकिन साइकिल की गति रेखीय गति है। पैडल की गति रेखीय गति में, पैडल की गति वृत्तीय गति हो जाएगी, वो वृत्त में गति, ठीक ना। तो लिख दीजिए इसमें गति के प्रकार में लिखिए वस्तु की गति 3 प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, पहला है रेखीय गति या स्थानांतरित गति। पहला रेखीय या स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति। दूसरा है दोलनी गति, या हाँ दोलनी गति लिख लीजिए किसी, दोलनी गति। और तीसरा है वृत्तीय या घूर्णन गति। वृत्तीय या घूर्णन गति। दोलनी गति। दोलनी गति माने ऐसे ऐसे झूला वाली, झूला की गति। झूला की गति नहीं देखे हैं? नहीं देखे। पेंडुलम घड़ी नहीं देखे हैं? तो उसकी गति दोलनीय गति न है। अब पानी पर कोई चीज तैर रहा है, उसको दबा करके छोड़ दीजिए ना, वो कोई भी नंबर किसी पर लिख सकते हैं, ठीक ना। उससे मतलब क्या है कि 3 है ना, तो किसी को कोई नंबर दे। आप पहला रेखीय गति या दूसरा आप लोग कर रहे हैं घूर्णन गति, या दूसरा तीसरा कोई भी नंबर हो, उस नंबर से क्या मतलब है? 3 गतियां है ना, यही ना गड़बड़ है। इसीलिए ना कुछ याद नहीं होता है, ठीक ना। आप पहला लेसन जो पढ़ेंगे, आप पहला छोड़कर कोई तीसरा लेसन पढ़ाना शुरू करे और कहेगा कि बाद में पहला पढ़ाएंगे, तो कहेंगे तो सारा गड़बड़े हो गया, पहला तो यही नहीं है।
आपको पढ़ना है, किसी क्रम में पढ़िए, ठीक है। अब आप शांत रहिए, क्यों बात कर रहे हैं? अब बात सुन। अब स्थानांतरीय गति या रेखीय गति के बारे में सुनिए। देखिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक ना, ये वस्तु है और ये चल रही है। क्या इसमें देखिए, ये किताब के ये डायरी के ये कण थे, ये डायरी के कण थे, ये कण अपनी जगह पर है, ठीक ना, कण है। बात समझ में आ रहा है? तो ये बताइए, डायरी चलेगी तो ये सारे कण चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आप ऐसे समझेंगे। बस है, अब बस पर आप सभी लोग बैठे हैं, अब बस चल रही है तो सब लोग चल रहे हैं ना, तो सबकी गति क्या है? किसी का ज्यादा किसी का कम है, सबके बस की गति के बराबर है और सबकी गति एक दूसरे के समांतर है दिशा में। क्यों? यह समांतर नहीं है, सबकी गति क्या है? एक दूसरे के समांतर है और समान है, सब समान है। यानी कोई वस्तु जब गति इस प्रकार से गति करती है कि उसमें के सभी कण एक समान गति से और एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, तो वह रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहलाती। नहीं समझ में आ रहा? मतलब यहां से ट्रांसफर होकर यहां चला गया, तो ट्रांसफर किसको कहते हैं? स्थानांतरण को ना ट्रांसफर कहते हैं। तो इसमें सभी वस्तु के सभी कणों की गति क्या है? वस्तु जब गति करेगी तो सभी कणों की गति क्या है? समान है और एक दूसरे के क्या है? समांतर है। तो वस्तु की गति कौन सी कहलाएगी? हाँ हाँ हाँ, आएगा दोलन गति का नंबर? नहीं। अब उसमें जब अगर दोलन गति करेगा वस्तु, तो अब इसका जो है ये समांतर नहीं पड़ेंगे, कण की गति समांतर नहीं पड़ेंगे एक दूसरे के, ठीक ना। ये समान होना चाहिए, समान सबका होगा और एक दूसरे के क्या होगा? समांतर, ठीक है। तो स्थानांतरीय गति कहलाता है। लिख लीजिए स्थानांतरीय गति, हेडिंग पहला, रेखीय या स्थानांतरीय गति, रेखीय या स्थानांतरीय गति, रेखीय या स्थानांतरीय गति। लिखिए, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, इस प्रकार गति करती है कि वस्तु के सभी कण, सभी कण समान वेग से, कण समान वेग से एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, समांतर गति करते हैं, समान वेग से एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। हाँ, रेखीय गति या स्थानांतरीय गति कहलाता है। रेखीय गति, रेखीय गति या
स्थानांतरीय गति कहलाता है, गति कहलाता है। साथ साथ सारे कण गति करेंगे एक ही साथ, एक ही वेग से, एक ही डायरेक्शन में। जैसे बस में बैठकर देख लीजिए, जितने यात्री बैठे रहेंगे सब समान वेग से, एक साथ, एक वेग से एक दूसरे के समांतर गति करते हुए जाएंगे। सबका जो वेग होगा वो बस के वेग के बराबर। ठीक है, चलिए अब जैसे लिख दीजिए, जैसे सड़क पर बस की गति, वाहन की गति, जैसे सड़क पर वाहन की गति, पटरी पर ट्रेन की गति, पटरी पर ट्रेन की गति, ठीक है। चाहे कोई पिंड छोड़ दे, गिरते हुए मुक्त पिंड की गति, ये सब क्या है? स्थानांतरीय गति। ठीक है, अब दूसरा नंबर आ जाएगा दोलनी गति। दोलनी गति, हाँ क्या चीज? हाँ, दोलनी गति। दोलनी गति, शांत रहिए। दोलनी गति, देखिए कोई भी वस्तु एक मध्य में झूला, अगर मान लीजिए झूला लगा हो तो झूला लगा देंगे बस शुरू हो जाएगा गति उसका? नहीं। तो जैसे झूला है तो जिस स्थिति में झूला पड़ा है वो उसका साम्य स्थिति कहलाता है, माध्य स्थिति कहलाता है, अभी गति नहीं कर रहा है। तो साम्य स्थिति के किसी एक तरफ खींच करके और जब झूले को छोड़ेंगे, दोनों तरफ साम्य स्थिति के दोनों तरफ बराबर दूरी जाएगा। ये नहीं कि इधर गया इतना, इधर गया इतना, ऐसे जाएगा। पेंडुलम घड़ी गति करती है तो एक तरफ इतना, एक तरफ इतना नहीं, दोनों तरफ समान दूरी पर, चाहे ऊपर नीचे, ऐसे गति चाहे ऐसे गति, दोलनी गति कहलाती। यानी कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह अपने साम्य स्थिति से दोनों तरफ गति करती है, तो वह वस्तु की दोलनी गति कहलाती है। साम्य स्थिति, जिस स्थिति में झूला खड़ा है, जहां से वो गति करना शुरू व प्रारंभ कर रहा है, ये साम्य स्थिति में अगर छोड़ देंगे, झूला को लटका कर चले जाएंगे तो किस स्थिति में झूला रहेगा? वही स्थिति साम्य स्थिति है। तो साम्य स्थिति के इधर 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 छोड़ देंगे तो गति करते 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 आकर साम्य स्थिति में क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, रुक जाए। यानी साम्य स्थिति के दोनों तरफ की गति वस्तु की दोलनी गति कहलाती। लिख लीजिए, जब कोई वस्तु साम्य स्थिति के दोनों ओर, साम्य स्थिति के दोनों ओर, साम्य स्थिति आप समझ गए हैं ना? हाँ, लोटा पानी पर है, साम्य स्थिति में दबा करके पानी में छोड़ दीजिए तो साम्य स्थिति के ऊपर नीचे क्या करने लगेगा? दोलन गति। हाँ, साम्य, ये दोलनी गति का मतलब केवल इधर है इधर नहीं, ऊपर नीचे गति भी दोलनीय गति है। आवर्ती गति यानी अपने पथ को बार बार क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। जब
जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन चल रहा है। हाँ, हमेशा किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करे चाहे ऐसे, लेकिन अपने पथ को बार बार दोहराए एक निश्चित समय के बाद। ठीक है, अपने पथ को बार बार दोहराए। स्प्रिंग की गति है, दोलनी गति है, हाँ स्प्रिंग की गति है, झूले की गति है, पेंडुलम की गति है, और किसकी गति है? रबर लटका करके कोई पिंड खींच करके छोड़ दीजिए, दोलनी गति है। हाँ हाँ, ऊपर नीचे गति, चाहे दाएं बाएं गति, चाहे इधर उधर गति, लेकिन साम्य स्थिति के दोनों तरफ होना चाहिए। हाँ, दो, उससे क्या, साम्य स्थिति के ऊपर नीचे भी गति। तो क्या लिखे हैं? जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर, दोनों ओर इधर उधर, दोनों ओर इधर उधर, या ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे, ऊपर नीचे आवर्ती गति करता है। आवर्ती यानी जो बार बार दोहराता है पथ को, आवर्ती गति करता है, उसे दोलनी गति कहते हैं। उसे दोलनी गति कहते हैं। उसे दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में लिख दीजिए, जैसे, जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति, पेंडुलम, पेंडुलम नहीं जानते हैं? घड़ी, घड़िए नहीं देखे हैं? ठीक है सर। पेंडुलम की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, स्प्रिंग से लटके पिंड की गति, लटका है स्प्रिंग से खींच कर छोड़ दे, गति कर लेना। ठीक है, अब जो है घूर्णन गति तीसरा लिख करके छोड़ दीजिए। घूर्णन गति, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, ये पंखा घूर्णन गति कर रहा है। हैंड पाइप चलाएंगे घूर्णन गति होगा, दरवाजा खोलेंगे बंद करेंगे घूर्णन गति होगा, इसका भी खिड़की बंद करेंगे खोलेंगे घूर्णन गति होगा, पहिया घूमेगा घूर्णन गति होगा। तब घूर्णन गति के बारे में बताया, और सब गति छोड़ करके रेखीय गति ही इसमें पढ़ना है, और बाकी गति के लिए अलग अलग लेसन बने। ठीक है, केमिस्ट्री निकालिए। देखिए केमिस्ट्री बहुत पढ़ना है।